हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि वायु द्वारा परागण वायु द्वारा डिस्पर्जल कैसे होता है। विंड पॉलिनेशन की जैसा डिस्पर्जल भी था। जैसे हमें विंड पॉलिनेशन के अंदर पढ़ते हैं हम, वैसे ही डिस्पर्जल के अंदर भी अलग अलग टाइप के प्लांट अपने अंदर बहुत सारे स्ट्रेटजीज को यूज़ करके अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म डेवलप करता है। आपका क्वेश्चन आया था एक, वो क्वेश्चन ये था कि कौन सी यूनिट है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूनिट सेकंड है। किस पेपर की बताया था मैंने आपको? बॉटनी में इकोलॉजी करके एक पेपर है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ये पेपर है जो कि फर्स्ट पेपर है, ठीक है। उसकी सेकेंड यूनिट उसके एंड में आपको इस तरह से मिलेगा, सीड डिस्पर्जल, अडप्टेशन, डॉर्मेंसी। इस तरह से सीड्स के बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे, जिसमें से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है, अभी के टाइम पर ये टॉपिक है। ओके, अब क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर यानी कि पेपर फर्स्ट के अंदर सेकेंड यूनिट का ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन आया था कि मैम हमें सिलेबस नहीं पता, तो सिलेबस मैं आपको बता दूंगी, उस सिलेबस से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि एक प्लांट अपने सीड को डिस्पर्ज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल वाला रिकॉल करते हैं, सीड डिस्पर्जल क्या होता है। तो सीड डिस्पर्जल को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? लास्ट वाली क्लास को रिकॉल करो। जब सीड मैच्योर हो जाता है, यानी कि जब वो डेवलप हो जाता है, उसके डेवलप होने के बाद क्या होता है, वो अपने मदर प्लांट से डिटैच होता है, अलग हो जाता है। अलग होगा और मदर प्लांट से डिटैच होने के बाद क्या होगा, ये जाएगा एयर, विंड या जो भी यहाँ पे मीडियम होगा, मीडियम मान लो या एजेंट कह लो, उस एजेंट के साथ में, यानी कि ये एजेंट इसको अब फैलने में मदद करेगा और इस एजेंट के साथ ही जाते हुए डिस्पर्स्ड होगा, फैलेगा। फैलना या कह सकते हो आप बिखरना। फैलने और बिखरने के बाद में ये सीड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा और सॉइल के कांटेक्ट में आकर अब ये वहां पर ग्रो करेगा और फिर प्लांटलेट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जल। हिंदी में इसे कहते हैं प्रकीर्णन। क्या होता है मीनिंग डिस्पर्जल का? डिस्पर्जल का मीनिंग होता है कि सीड का अपने आसपास अपने मदर प्लांट से डिटैच होकर फैलना, डिस्पर्ज होना, बिखरना, ताकि वो सॉइल से कांटेक्ट करके आगे ग्रो हो और फिर से न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर पाए। यहाँ तक कि आपको चीज में समझा चुकी थी। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो मदर प्लांट है, ये वाला मदर प्लांट, ये मदर प्लांट क्या चाहता था? ये मदर प्लांट चाहता है कि उसके सारे सीड के पास में बहुत सारा स्पेस हो। मतलब ये पेरेंट हुआ ना एक तरह से, तो ये हर एक पेरेंट चाहता है ना कि उसका बच्चा हेल्दी रहे। उसी तरह से ये मदर प्लांट भी चाहता है कि उसके सीड के पास में स्पेस हो, खूब सारी जगह हो जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो करे, बहुत सारा फूड मटेरियल हो। थर्ड पॉइंट, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेडेटर का प्रेशर ना हो। प्रेडेटर क्या होता है? परभक्षी, जो कि उन सीड को फीड कर लेगा, उन सीड पर अपना निगाहें जमा के रखता है कि वो मैच्योर हों और वो उनको खा ले या उनको किसी ना किसी तरह से हार्म करे।
उसके साथ में डिजीज कम हो एंड डेथ चांसेस कम हो। ये कुछ कैरेक्टर एक मदर प्लांट सोचता है, और इन कैरेक्टर को कंप्लीट करने के लिए वो मदर प्लांट क्या चाहता है? वो मदर प्लांट चाहता है कि हर एक सीड कुछ डिस्टेंस को कवर करे। और ये डिस्टेंस क्यों कवर करे? क्योंकि अगर कुछ दूरी तय करेंगे तो उनके बीच में कुछ चीजें अवॉइड हो जाती हैं। एज लाइक अगर जैसे कि ये एक जगह है, पूरी हैबिटल एरिया, यहाँ पर एक प्लांट है, ये है मदर प्लांट, इसने अपने सीड्स बनाए। अब कुछ सीड तो यहीं पर ग्रो कर गए, ठीक है, ये इसके सीडलिंग है, ये है मदर प्लांट। और कुछ सीड्स हवा से या जो भी इनका मीडियम था, एजेंट था, उससे डिस्पर्ज हुए एंड आउट ऑफ ग्रो करे। अब उससे होगा क्या? होगा ये कि जो सीड इस मदर प्लांट के आसपास ग्रो हुए हैं उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कंपटीशन ज़्यादा? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था। इस कंसेप्ट में इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हम पढ़ इकोलॉजी रहे हैं। इकोलॉजी के अंदर आपको 3 डायमेंशन माइंड चलाना है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसको डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ क्यों क्वेश्चन हर चीज में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों के लिए वो जो प्लांट है वो प्लांट कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वैसा ही कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन क्यों होगा? क्योंकि इस मदर प्लांट का क्या था? खुद का फूड था। मतलब इतनी सारी जगह पे पहले ये जितना भी फूड मटेरियल था, ये जितनी भी जगह है, इस जगह पे जितना भी फूड मटेरियल था ये सिर्फ मदर प्लांट खुद यूज करता था। लेकिन अब उसके सीड आ गए, उन सीड ने वहां ग्रो कर लिया, तो उस वजह से वहां पे क्या हो गया? वहां पर फूड की कमी होगी, क्योंकि हर एक अपने अपने लेवल पे फूड को कंज्यूम करेगा और वो फूड कंज्यूम करेगा, दैट मीन कि इसको अमाउंट कैसा मिलेगा? कम मिलेगा, ठीक है। स्पेस कम हो जाएगा। देखिए, जो इतना सारा स्पेस अकेला यूज करता था, अब वहां पे बहुत सारे हैं। जब ज्यादा लोग रहेंगे एक साथ तो डिजीज के चांसेस, बीमारी ज्यादा होंगे, बीमारी ज्यादा होगी, दैट मीन डेथ चांसेस ज्यादा होंगे। और डेथ चांसेस और क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि जब एक सिंगल प्लांट था तो उसको हो सकता है कि प्रेडेटर ना देख पाए, परभक्षी ना देख पाए, किसी कारण से अवॉइड कर दे या उसकी नजर में नहीं आए। लेकिन जब बहुत सारे प्लांट होंगे, जब एक जगह पे ग्रुप दिखेगा, हाईलाइट होंगे वो बहुत बुरी तरह से, और वो हाईलाइट होंगे तो दैट मीन वो प्रेडेटर की नजर में आएंगे और उनका प्रेडेशन होगा। तो प्रेडेटर का जो कंज्यूम पॉइंट है वो ज्यादा होगा। तो ये सब चांसेस ज्यादा होने की वजह से मदर प्लांट चाहता है कि ये जो कंपटीशन हो रहा है फूड और स्पेस को लेके, मैटिंग पार्टनर को लेके, जो डेथ हो रही है और जो प्रेडेटर प्रेशर है, इन सब के लिए कम किया जाए और उसके हर एक सिडलिंग, उसकी जो जितने भी सिडलिंग है, उसकी जो संतानें हैं, उनके पास, सबके पास खुद का फूड स्पेस हो और डेथ के चांसेस, बीमारियों के चांसेस प्रेडेटर के वो संपर्क में कम आए, जिससे कि उसका हर एक सिडलिंग कैसा हो? हर एक सिडलिंग यानी कि हर एक जो उसका ग्रो कर रहा है सीड, वो हेल्दी हो एंड सर्वाइवल रेट, जो जिंदा रहने के चांसेस हैं, वो बहुत ज्यादा हो। तो ये एक माइंड में चलता है मदर प्लांट के। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें हमारा माइंड 3 डायमेंशन चलाना है। आपको हर एक क्यों का जवाब पता होना चाहिए और उस क्यों को कहाँ से जनरेट हुआ। और आपको इसी तरह से दिमाग चलाना है कि अगर मैंने सीड भी बोल दिया कभी, तो आपको सीड को सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सीड, दैट मीन इसका फिजियोलॉजिकल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर किस किस तरह की एक्टिविटी होती है और ये अपने नेचर में कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, ये सब आपके माइंड में आना चाहिए। तो चलिए हम इकोलॉजी को इसी तरह से पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट बहुत, क्योंकि इसमें आपको क्या सोचना होता है, आप जिस भी प्लांट को सोचें, आप जिसे भी सोचें, उसको उसके आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट करें। जैसे कि अगर आप खुद हैं तो आपको खुद को भूख लगेगी, मतलब फूड चाहिएगा, आपका खुद को स्पेस चाहिएगा, आपको फ्रेंड्स बनाने होंगे,
आपके पास में अर्निंग के लिए जो सोर्सेज हैं वो चाहिए, और डिजीज एंड डेथ के चांस कम चाहिए, सर्वाइवल रेट ज़्यादा चाहिए। तो ये सब पॉइंट आपके माइंड में भी चलते हैं, इसीलिए किसी भी इको में जब आप पढ़ें तो उसको इन सब पॉइंट से कनेक्ट करते हुए पढ़ें। चलिए, ये पॉइंट तो मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुकी थी, यहाँ पे सिर्फ आपको उससे कनेक्ट रखने के लिए। अब हमने पढ़ा था जो डिस्पर्जल है उसमें विंड को लिया था कि अगर विंड एजेंट हो तो सीड्स कैसे होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए फर्स्ट, सेकंड माइन्यूट यानी कि छोटे, स्मॉल साइज की समझ लीजिए, उसके साथ में इनके पास में विंग्स, फेदर या हेयरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, नंबर ज्यादा होने चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर हमने विंड के लिए पढ़े थे कि एक सीड के पास ये सारे कैरेक्टर होने चाहिए। उसके साथ साथ इनके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक अम्ब्रेला लाइक कैरेक्टर हो या किसी बलून लाइक स्ट्रक्चर हो, या हो सकता है इनके पास कोई तरह की स्ट्रैटेजी हो। तो इस तरह से ये सारे एक कैरेक्टर हैं जो कि एक सीड विंड द्वारा पॉलिनेशन जब डिस्पर्जल करेगा तो वो अपने अंदर रखता है। अब इसमें हमने जो पढ़े थे उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि सीड कैसा था, लाइट वेटेड एंड माइन्यूट था। फर्स्ट हमने इसको लिया था। लाइट वेटेड एंड माइन्यूट सीड के अंदर हमने बहुत सारे जो ग्रासेस हैं एंड जो भी वीड्स होते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं, इनके सीड्स बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, इसलिए विंड को एज ए एजेंट काम लेते हैं अपने डिस्पर्जल के लिए। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था विंग्स। विंग्स में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक लिया था मोरिंगा और सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया था विंग्स के लिए, वो था पाइनस। इन दोनों के पास ही सीड होते हैं। पाइनस का तो आपने देख रखा होगा कि इस तरह से होता है, उसमें यहाँ सीड प्रेजेंट होते हैं। मोरिंगा में भी ऐसे होता है और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये सीड हैं इसके विंग्स, जिनके थ्रू ये एयर में फ्लोट करते हैं। अब इसके बाद में जो थर्ड हमने पढ़ा था वो था स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म या स्ट्रेटजी मान लो ये थर्ड में था, जिसमें एक आया था कि इनके अंदर पैरासूट मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। अगर विंग्स के थ्रू पढ़े हम तो एक पैरासूट मैकेनिज्म होता है। पैरासूट मैकेनिज्म में क्या था, पैरासूट मैकेनिज्म के अंदर था कि जैसे कि पैरासूट होता है उसमें इस तरह से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर में फ्लोट होने के लिए काम आता है। वैसे ही एस्ट्रेसी एंड कंपोजिटी, ये जो दो फैमिली हैं इनके अंदर क्या है, एस्ट्रेसी एंड कंपोजिटी के अंदर पेपस स्ट्रक्चर होता है। पेपस प्रेजेंट होता है एस्ट्रेसी के अंदर। पेपस क्या होता है, पेपस जो इसकी कैलिक्स होती हैं, कैलिक्स यानी जो बाह्यदल, ये बाह्यदल आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने जो आपकी हेलियंथस है, जिसे आप गेंदा या हजारा कहते हैं, उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ इस कलर का आपको ऊपर साइड मिलेगा और नीचे आपको वाइट कलर का मिलेगा और बीच में ब्लैक कलर के मिलते हैं। तो जो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, ये पेपस लाइक स्ट्रक्चर किससे बना है, कैलिक्स से बना है, बाह्यदलों के संयुक्त होने से बना है और ये क्या करता है, एयर में फ्लोट करता है। उसी के साथ साथ इस तरह का स्ट्रक्चर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि एयर में फ्लोट करता है। तो ये हमने पढ़े थे पैरासूट मैकेनिज्म के अंदर कि ये दोनों ही क्या करते हैं, एज अ पैरासूट काम करते हैं एयर में फ्लोट होने के लिए। सेकंड हमने एग्जांपल लिया जिसका नाम है सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म, सेंसर मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेंसर मैकेनिज्म के अंदर हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, बहुत ही अगर अच्छा समझ आया हो तो आपको, कि आपने जो बचपन में बलून खेले थे
इस तरह के, जिनके अंदर कुछ अंदर भरा हुआ होता था, और यहाँ पर एक बैम्बू की स्टिक होती थी जिसके अंदर कुछ भी तरह के स्टोन्स या मार्बल्स वगैरह रहते थे। इसे आप इस तरह से बजाते थे, मतलब इसे आप इस तरह से मूव करते थे तो इसके अंदर से साउंड आता था, और इसके अंदर जो ये पार्टिकल थे ये इधर उधर मूव होते थे। उसी तरह से सेंसर मैकेनिज्म के अंदर भी इस तरह से फ्रूट होता है, और उस फ्रूट के यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं। अगर आप इसके यहाँ पोर्ट्स कर दे तो आप जितनी बार इसको इस तरह से मूव करेंगे, इस साइड और इस साइड मूव करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर इन सीड्स के निकलने के चांसेस कुछ ना कुछ होते हैं, मतलब 100 में से कम 2 तो निकलेंगे। ऐसा ही यहाँ भी होता है कि इस तरह का इनके अंदर कैप्सूल होता है और इसके यहाँ पे बहुत सारे सीड्स होते हैं, और ये एयर के साथ में इस तरह से स्विंग करता है। इस वजह से ये जो ये सीड्स हैं ये इनसे बाहर निकल आते हैं और एयर के साथ फ्लोट करते हुए किसी भी सूटेबल हैबिटेट पे जाकर ग्रो कर लेते हैं। तो ये सारे हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे, रिकॉल इसलिए कराए क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब ये दूसरी बार रिवाइज हो गया है, अभी वापस रिवाइज नहीं होगा क्योंकि अब हमें आगे बहुत सारा पढ़ना है इसके अंदर भी। अब हम थर्ड मैकेनिज्म लेते हैं, यानी कि जो आपका विंड द्वारा पॉलिनेशन में जो एक और मैकेनिज्म आता है उसका नाम है मैकेनिज्म थर्ड है। 2 तरह के तो स्ट्रक्चर थे, मैकेनिज्म थर्ड और पॉइंट फिफ्थ है, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं रोलिंग मैकेनिज्म। रोलिंग का क्या मतलब होता है, या रोलिंग क्रियाविधि। रोलिंग को आप कह सकते हैं बेलन या बेलनी क्रियाविधि, हिंदी में इसे कहा जाता है। दैट मीन कि देखिए ये जो एक रूट है, ठीक है, इस रूट पे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट लगे हैं, बहुत सारे प्लांट लगे हैं, ओके। अब इन प्लांट का क्या होता है, जब हवा चलती है बहुत तेज, या फिर ये इस तरह से मान लो कि ये हमने किसी तरह के यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह लगा रखी हैं, तो जब हवा चलती है तो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, चाहे ग्रासेस ले लो, चाहे इस तरह से ये जो झाड़ियाँ हम लगाते हैं चारों दोनों तरफ किसी भी पाथ के, वो ले लीजिए। ये झाड़ियाँ क्या होती हैं या जो ये प्लांट क्या होते हैं, जब हवा चलती है विंड के थ्रू ये यहाँ से उखड़ जाते हैं, यानी कि ये निकल जाएंगे, अपनी जड़ को छोड़ देते हैं, तो ये जड़ सहित यानी कि रूट के साथ ही रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, सॉइल से, और सॉइल से अलग हो गए, ठीक है, सॉइल यानी मिट्टी। और ये जो सॉइल से अलग हुए हैं इन्हें अलग किसने किया है, विंड ने, क्योंकि विंड बहुत तेज है और उस विंड के प्रेशर की वजह से ये अपनी सॉइल से अलग हो गए, और ये उसी विंड के प्रेशर के साथ ये इस तरह से मूव करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये जमीन से घसीटते हैं या जिस तरह से जमीन पर रगड़ते हैं, उस रगड़ने की वजह से इनके जो सीड्स होते हैं वो सीड्स फैल जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे प्लांट लगे हैं या झाड़ियाँ लगी हैं, ये हवा से उखड़ जाती हैं रूट के साथ ही, और ये जमीन से रगड़ती हुई हवा के साथ में मूव करती हैं, उस वजह से इनके जो सीड्स होते हैं वो फैल जाते हैं। अब इनमें प्लांट कौन से आते हैं, तो इनके अंदर एफीमेरल्स आते हैं। एफीमेरल्स का मतलब अल्पजीवी, एफीमेरल्स अल्पजीवी। अल्पजीवी कौन होते हैं, अल्पजीवी वो प्लांट जिनकी की आयु या एज बहुत कम होती है, सीजनल होती है, जैसे कि रेनी सीजन में ग्रो हुए, और रेनी सीजन में भी कब, 1 वीक, आज बारिश हुई है फर्स्ट डे, तो ये आपको आज प्लांट दिखेंगे, अपीयर होंगे, ठीक है, और उसके बाद में 7th डे तक इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह के प्लांट को एफीमेरल कहते हैं, जिनकी की लाइफ साइकिल या एज है, लाइफ साइकिल लिखिए इसे, ये बहुत छोटी होती है, 1 वीक से लेके 1 से 2 मंथ की, ठीक है। इनमें वो प्लांट आते हैं, इनमें अगर एग्जाम्पल लें तो आप लेंगे अमरैंथस एल्बम, ये इसका एग्जाम्पल है, अमरैंथस एल्बम,
फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके साथ साथ दूसरा सालसोला। साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको ये बहुत सारे नाम याद रखने पड़ेंगे जब आप इनके डिजर्ट इकोलॉजी पढ़ेंगे कि डेजर्ट में कौन से प्लांट आते हैं, तो इन प्लांट्स को अभी से याद कर लीजिएगा। ये दो प्लांट एफिमेरल्स के अंदर आते हैं। अब इसके साथ में एक मैकेनिज्म और आता है, मैकेनिज्म नहीं कह सकते आप, स्ट्रक्चर कह लीजिए कि एक स्ट्रक्चर और है जो कि अगर हम कहें कि विंड के थ्रू होना है तो उसमें आता है हेयर्स। कि अगर सीड के पास हेयर्स प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है? हेयर्स, किसी तरह की हेयरी स्ट्रक्चर, तो ये हेयरी स्ट्रक्चर क्या हेल्प करती है? ये हेयरी स्ट्रक्चर उन सीड्स को फ्लोट करने में, या फिर कह सकते हो उड़ने में, हवा में ही, ठीक है, उड़ने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में इस तरह से आपने देखा है, आंकड़ा या मदार जैसे जो भी आप कहते हैं, उससे इस तरह से एक ब्राउनिश कलर का सीड दिखता है, उसके यहाँ से बहुत सारे थ्रेड्स निकलते हैं और ये आपको मोस्ट प्रोबेबल हर जगह मिल जाता है। ये आपको, आप जब अंदर भी बैठे होते हैं तो इस तरह का आपको उड़ता हुआ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये व्हाइट कलर के होते हैं और ये कुछ ब्राउनिश कलर का होता है। ये ब्राउनिश होता है और ये व्हाइट होते हैं। किसके अंदर होता है? कैलोट्रोपिस के अंदर, या जिसे कह सकते हो आँख या मदार। साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना, मैं बार बार कह रही हूं। तो उस कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर किसमें हेल्प करता है? एयर में फ्लोट होने में। ये एयर में फ्लोट होगा, यानी कि हवा के साथ साथ ये मूव करेगा। उसी के साथ साथ गॉसिपियम, क्या होता है गॉसिपियम? लिखा है ना आपने इथेना बॉटनी वगैरह में, कपास। गॉसिपियम के अंदर क्या होता है? रुई। तो उसके भी सीड्स, कुछ उनके पास भी हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि उन्हें हेल्प करता है एयर में फ्लोट होने में। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। और सिंपल सा, ये एयर के साथ साथ उड़ेंगे और जहाँ उड़ते जाएंगे और जहाँ भी ये अटक गए, मतलब ये जहाँ भी गीले हो गए जिस वजह से इनके पंख हट गए या कोई हुक से अटक गए या कहीं दीवार पर लग गए, और ये सीड, कभी कभी हम लोग भी इनके ये सब हटाकर रिमूव कर देते हैं ना, खाली सीड को छोड़ देते हैं, तो ये वहाँ पे ग्रो हो जाता है। अब एक और है जो कि है परसिस्टेंट स्टाइल। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसमें दो और आएंगे, एक है परसिस्टेंट स्टाइल और एक है बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो हेयरी के जो हम विंड द्वारा डिस्पर्जल पढ़ रहे हैं, इसमें दो और बचे हैं, फिर हम वाटर द्वारा पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।